वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 17 और 18 को दो शिफ्ट में, उसी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रिपरेशन में दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आज हम 20 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन सारे ही सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना और पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारा इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, कहा गया कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी है, अंडाणु है, अंडज है या अंत्यज है? दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में से जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंडे से, कह रहा जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों अंडज। अंडे से जन्म होने वाले उसको क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे। यानी कि एक का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए, एक के बाद दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि हिंदी में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। हिंदी में मतलब कहा गया निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अच्छा, मैं इसको हिंदी कह गया क्या दोस्तों? यहाँ पे निम्नलिखित शब्द लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों ध्यान देखिएगा, क्या पूछा है कि नहीं है, तो दोस्तों स्वर्ण नहीं है, पारा नहीं है, दूध नहीं है, मोती नहीं है। तो दो का हमारा डी हो जाएगा। अमृत का जो अनेकार्थक शब्द है वो मोती नहीं है, बल्कि अमृत का स्वर्ण भी होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, लेकिन मोती शब्द नहीं होता है। यही हमारा दो का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर हमारा दिया गया, कहा गया कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। दोस्तों, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हंसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो तीन का जो हो जाएगा दोस्तों, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस है हमारा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तीन का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथे नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं, नागार्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्त है, राही मायूस रजा है या अब्दुल बिस्मिल्लाह है। दोस्तों, चार का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, गंगा मैया उपन्यास के लेखक है भैरव प्रसाद गुप्त। यानी कि चार का हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पांचवा देखेंगे और पांचवें नंबर पे कहा है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डांट खराब कर रखी है। दोस्तों, बुजुर्गों को क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है, सूरत खराब कर रखी है, या फिर दोस्तों दिमाग खराब कर रखा है। तो पांच का यहाँ पे हो जाएगा, आजकल के नौजवान जो है दोस्तों वो बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यानी कि पांच का हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छठा नंबर पे देखेंगे दोस्तों, छठा नंबर कहा है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो छह का हो जाएगा दोस्तों सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सुख से रहना। अगला देखेंगे छठा के बाद दोस्तों सातवां नंबर, और सातवें नंबर पे हमारा दिया गया है कि लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर हैं, रघुवीर सहाय हैं, कुमार नारायण हैं या त्रिलोचन हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हो जाएगा रघुवीर सहाय जो है, रघुवीर सहाय, रघुवर नहीं लिखा है, रघुवीर सहाय लिखा है। तो रघुवीर सहाय जो हो जाएंगे वो लोग भूल गए हैं
साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं दोस्तों रघुवीर सहाय, यानी कि 7 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा। और देखेंगे दोस्तों 8 से 12 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे पैसेज दिया गया और इसी पैसेज को पढ़ करके इन सारे क्वेश्चनों को आंसर हल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को रीड कर लेंगे, उसके बाद इस पैसेज को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हमको बताना है, हिंदी साहित्य, गद्य की विधाएं, निबंध क्या है, रचनात्मक साहित्य। अगला देखते हैं यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, कहा हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और इसे ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध में पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान काल के निबंध में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, साहित्य, निबंध, स्वाधीनता, इतिहास बोध। तो देखिए अब यहाँ पे कहा है, अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन में कहा है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है, गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की समस्या या लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। यहाँ पे लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे और इसमें थोड़ा सा पैसेज पढ़ के इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कह रहा है निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और इसे ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैविकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध की नई गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। देखिए निबंध की नई गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीनता व्यक्तित्व से अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों शीर्षक हमको बताना है, तो शीर्षक इस क्वेश्चन का आपको बता दूं, हिंदी साहित्य हो जाएगा, गद्य की विधाएं हो जाएगा, निबंध क्या है, रचनाएं साहित्य है। तो निबंध क्या है यही हमारे गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। अगला देखेंगे 9वां नंबर यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है। अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है, भक्ति काल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, या फिर दोस्तों छायावाद से। तो 9वें का जो हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का, यानी भारतेंदु युग से। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है दोस्तों, वो है भारतेंदु युग से हिंदी में निबंध का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर, और 10वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को असत्य पूछा है यहाँ पे दोस्तों, असत्य कथन। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे में अर्थ में ग्रहण किया जाता है, तो बात सत्य है। फिर और दूसरा अगर पॉइंट पढ़े यहाँ पे हम लोग,
दूसरा पॉइंट दिया गया है, निबंध में पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। ये भी वर्ड हमारा यहाँ पे मिला है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता, सही है। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण नहीं होता है, ये गलत कह रहा है, यही गलत है। बल्कि यहाँ पे बताया गया कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण होता है, इसने कह दिया है कि नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, ये कहा ना उनमें से व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण सर्वप्रधान है, इसने कह दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। 10 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे और 11 नंबर में कहा है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है दोस्तों साहित्य है, निबंध है, स्वाधीनता है या फिर दोस्तों इतिहास बोध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वाधीनता। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव स्वाधीनता है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और अगला देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। 12 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तत्सम शब्द है, तुरंत है, तत्कालीन है या फिर दोस्तों तत्काल है। तो 13 का हमारा हो जाएगा उसी समय का जो है ये तत्कालीन को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। दोस्तों क्या है, तत्कालीन, उसी समय को यानी कि तत्कालीन शब्द हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 13 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 14 है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। तो 14 का हमारा हो जाएगा कृदंत, यानी कि 14 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे और 15 नंबर में कहा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है या दोस्तों विभत्स रस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा रस है दोस्तों, तो रौद्र रस हो जाएगा। यानी कि 15 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर देखेंगे और 16 में हमारा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। पूर्ण विराम दोस्तों ये तो सही है, अल्प विराम ये भी दोस्तों सही है, हमारा अल्प विराम ऐसे बना है। फिर उसके बाद योजक चिन्ह ये दोस्तों गलत है, योजक चिन्ह तो ऐसे बनता है दोस्तों, यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं करता। उद्धरण चिन्ह भी सही है, यानी कि क्वेश्चन देखा जाएगा तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16 का सी के साथ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर पे आ जाएंगे और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डॉट डॉट नाम श्याम है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका, उसका, इसका या फिर किसका। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डॉट डॉट नाम श्याम है। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। यानी कि उसका शब्द अगर इस जगह पे हम फिल कर दें तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाक्य बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। तो 17 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। और 18 नंबर देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र के, जयशंकर प्रसाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, महादेवी वर्मा के। तो 18 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि चाबुक जो निबंध संग्रह के जो रचयिता हैं या रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। 18 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भोर शब्द विहान और निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब दोस्तों ये भोर, विहान, निशांत किसके पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पे दिया गया पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया है दिन, उसके बाद दिया गया दोस्तों श्याम, फिर दिया गया प्रभात, फिर दिया गया संध्या। तो प्रभात शब्द का
ये प्रभात का भोर, विहान, निशांत जो हो जाएगा प्रभात के ही ये पर्यायवाची हैं, यानी कि 19 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और आगे देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर को दिया गया है, कहा गया कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में, पर। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो द्वारा विभक्ति मिलती है। 20 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 20 के बाद दोस्तों हम लोग 21 नंबर पे आ जाएंगे। 21 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहते हैं। जोड़ी नहीं है पूछा है दोस्तों, यानी कि गलत वाला बताना है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करके योग्य हो विश्वसनीय। तो यहाँ पे हमारा 21 का हो जाएगा, जो अनुकरण करके योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय। ये हमारा क्या है? ये गलत है, ये गलत जोड़ी दी गई, यानी कि 21 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी और तीनों हमारे सही जोड़ी है, लेकिन डी हमारा जो है जोड़ी सही नहीं है। तो 21 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में दिया गया है कि जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके वो हो जाएगा दोस्तों सर्वशक्तिमान हो जाएगा, लौह पुरुष हो जाएगा, या अभेद्य हो जाएगा, या दुर्भेद हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो अभेद्य हो जाएगा। 22 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर देखेंगे। और 23 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? ब्याल शब्द, उरग शब्द, पन्नग शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? तो यहाँ पे अब भौरा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, सियार हो जाएगा, या फिर दोस्तों सांप हो जाएगा। 23 का हमारा डी यानी हो जाएगा सांप। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सांप शब्द का हमारा पर्यायवाची ब्याल भी होता है, उरग भी होता है, पन्नग भी होता है। 23 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे। 24 में हमारा दिया गया कि यहां पढ़ा नहीं जाता, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य और अवधिवाच्य। तो जहां पढ़ा नहीं जाता, तो 24 का हमारा हो जाएगा बी भाववाच्य, यानी कि 24 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? दोस्तों अब हमको नहीं वाला बताना है, तो वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। दोस्तों जैन कुमार भी हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, भगवती चरण भी प्राप्त कर चुके हैं, अमृतलाल भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मन्नू भंडारी जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। यानी कि 25 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए ये सब क्या है? भारतीय लेखक हैं। ये भी एक जान लीजिएगा, ये सब क्या है? भारतीय लेखक हैं। ये अपने 2 हिंदी उपन्यासों बेटी और महाभोज, बेटी नहीं दोस्तों, बंटी और महाभोज के लिए सबसे अधिक जानी जाती हैं। यानी मन्नू भंडारी जो है ये किसके लिए जानी जाती हैं? ये अपने 2 हिंदी उपन्यासों बंटी और महाभोज के लिए सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है। 25 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 26 नंबर। 26 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अब सही जोड़ी नहीं है वही भी पूछा है। अंक का चिन्ह या फिर भाग्य, कोट का किला एक प्रकार का वस्त्र, बलि का उपहार या कर, सर का श्रद्धेय या फिर दोस्तों तालाब। तो 26 का हो जाएगा सर का श्रद्धेय तालाब, यानी कि हमारा 26 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 27 देखेंगे। 27 में दिया गया निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर सघोष ध्वनियां हैं, सभी विसर्ग सघोष है। तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जो इसमें कह रहा है असत्य कथन बताना है, तो ये बात तो सत्य है दोस्तों, ये भी सत्य है, ये भी सत्य हो गया। सभी विसर्ग अघोष है, सघोष है, सभी विसर्ग सघोष है। इसने ये जो कहा है ये गलत कहा है, यही हमारा असत्य हो जाएगा। 27 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो गया।
अगला देखेंगे 28 नंबर, और 28 नंबर में कहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो 28 का यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नाम है, तो ये तो गलत हो गया। श्री कृष्ण को अनेकों, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, तो ये भी वाक्य गलत हो गया। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला देखेंगे 29 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, कर्म कहलाता है, या फिर उपसर्ग कहलाएगा, या फिर दोस्तों प्रत्यय कहलाएगा। तो क्रिया का मूल रूप हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, वो धातु कहलाता है, यानी कि 29 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन जो मतलब नाक से निकलता हो, नाक का प्रयोग होकर के निकलता हो, उसी को पूछा गया कौन सा व्यंजन है। न, च, ड और सा। अगर आप बोलेंगे न, अगर न बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नाक का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 30 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नासिक व्यंजन कौन सा दोस्तों, ना। और बाकी चा ये नहीं है, ढा नहीं है, सा नहीं है। 30 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। 31 नंबर देखेंगे, और 31 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, और उसके बाद दोस्तों एक दिन बोलेंगे पेड़। तो 31 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच, यानी कि 31 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद हम लोग 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सन 1995, सन 1996, सन 1997, सन 1999। तो 32 का यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 1996। इस सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1996 में दिया गया था। अब दोस्तों अगर देखा जाए सुरेंद्र वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में दिया गया था। यहाँ पे जो 1996 जो दिया गया है दोस्तों, ये जो दिया गया है 1996 में, ये गलत दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में नहीं, इस जगह पे 1966 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था 1966 में दिया गया था। और संगीत नाटक अकादमी का अगर देखा जाए तो इसका दिया गया था इन्हीं को, सुरेंद्र वर्मा को संगीत नाटक अकादमी तो इसका दिया गया था दोस्तों, कब दिया गया था, ये 1993 में दिया गया था। इनको व्यास सम्मान जो है दिया गया था, व्यास सम्मान वो दिया गया था 1996 में दिया गया था। यहाँ पे साहित्य अकादमी की बात की गई है तो ये 1966 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1966 होना चाहिए, व्यास सम्मान 1996 में दिया गया था। ठीक है, 32 का हमारा यहाँ पे बी कह लीजिएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, हमने इसको 6 बना दिया है। आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले। सही वाक्य बताना है, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला। तो 33 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, वह धीमे स्वर में बोला। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। तो 33 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। के लिए, से, द्वारा, को। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। 34 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, तो वो को शब्द मिलेगा, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला को शब्द मिल गया ना, तो इसलिए हमारा 34 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 34 के बाद दोस्तों हम लोग 35 नंबर देखेंगे, और 35 नंबर हमारा दिया गया है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पछताना, असमंजस में पड़ना,
घबरा जाना, होश उड़ जाना। तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा असमंजस में पड़ना, यानी कि 35 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर देखेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, और श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना का संभावना प्रकट की जाए, संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए। दोस्तों सुमेलित नहीं है, हमको वो वर्ण बताना है, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 36 का डी, जहां संदेह में जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, तो ये हमारा क्या सुमेलित नहीं है, यानी कि 36 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आपको कोई राय सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं हिंदी का ये अंतिम क्वेश्चन 37 नंबर जो दिया गया है, कहा गया कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 भी ग्रुप दिए गए हैं, कहा गया है कि भूषण, मतीराम, पद्माकर या फिर दोस्तों देव। तो भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक इन्हीं 4 में से एक दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा देव, यानी कि 37 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब हमारा यहाँ से हिंदी का पार्ट समाप्त होने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ये हमारा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पार्ट होगा। तो इस सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पार्ट को दोस्तों यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी का आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों यहाँ पे आर्थिक होना चाहिए। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा सामान्य ज्ञान है। अब हम लोग दोस्तों क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, यहाँ से सामान्य ज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, कहा गया कि उत्पादन के कारकों और व्यवसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। फिर दूसरा दिया गया देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। फिर निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है पूछा गया है। तो देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाएगा तो 38 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों हम लोग 39 नंबर देखेंगे, और 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो वो दोस्तों हमारे अनुसूचियों की संख्या इस समय पे 12 है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 39 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 सी, अनुच्छेद 101 यानी कि 101 बी। तो 40 का यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 246 ए को डाला गया है। संविधान जब जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया दोस्तों, अनुच्छेद 246 ए। संविधान का संशोधन दोस्तों 101वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये था। और दोस्तों देखा जाए तो जीएसटी लागू कब से हुई थी, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी दोस्तों। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई। और यहाँ पे 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। दोस्तों सिंगापुर स्टर्लिंग है, सिंगापुर डॉलर है, सिंगापुर रुपया है, या सिंगापुर एन है। सिंगापुर की मुद्रा पूछा गया है दोस्तों, तो 41 का हो जाएगा सिंगापुर डॉलर, यानी कि 41 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है दोस्तों, वो होता है 42 का बी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो होगा अधिक होगा। 42 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा 42 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट ये ई दिया गया है जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है? कानपुर से, आजमगढ़ से, इलाहाबाद से या फिर दोस्तों हमीरपुर से? तो 43 का हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में नाम इसका इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया है। तो 43 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 के बाद दोस्तों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? दोस्तों आपको बता दूं कि 2 बार नोटबंदी हुई है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार। 44 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर फर्स्ट बार की बात देखें तो पहली बार हमारा बंद हुआ था मोरारजी यानी कि मोरारजी देसाई जो थे, इनके शासन, इनके सरकार में, मोरारजी देसाई के सरकार में कौन सा सन और कौन सा डेट दोस्तों अगर देखा जाए तो 1978 में दोस्तों। कब? 1978 में। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरी बार जब था दोस्तों वो मोदी जी के शासनकाल में। ये कौन है दोस्तों? मोदी जी के शासनकाल में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज अगर देखी जाए तो ये मई 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोट भी बंद कर दिए हैं। अब ये जो कर दिया जाए तो मई 2023 में 2000 के नोट भी आरबीआई ने बंद कर दिया। दोस्तों ये इतनी सी पॉइंट है, आप इनको जान लीजिएगा। ठीक है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है दोस्तों? 2 बार हुई है। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 से 2021 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? दोस्तों सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या फिर दोस्तों बिक्री और व्यापार कर? तो 45 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों बी, राज्य उत्पाद शुल्क। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद थी? तो दोस्तों वो थी हमारी राज्य उत्पाद शुल्क में। 45 का बी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? यानी कि 24 तीर्थकर बने हैं टोटल जैन धर्म में, और उनमें से सबसे पहला प्रथम वाला मतलब तीर्थकर कौन सा है? तो वो दोस्तों महावीर हैं, पार्श्वनाथ हैं, या फिर दोस्तों ऋषभनाथ हैं, या फिर अभिनंदना है? तो दोस्तों 46 का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वो है ऋषभनाथ। और जो दोस्तों अगर अंतिम तीर्थकार की बात की जाए अर्थात 24वें कहेंगे तो भी वही बात है, या फिर दोस्तों अंतिम तीर्थकर कहेंगे तब भी बात है, अंतिम कहेंगे तब भी बात है। तब वहां पे कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दोस्तों महावीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर। यहाँ पे प्रथम की बात की गई तो प्रथम में ऋषभनाथ थे। यानी कि 46 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 के बाद दोस्तों 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी? तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो वो भोपाल में इसका मुख्यालय है, और 2009 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों कब हुई है? 2009 में। यानी कि 47 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 बाद दोस्तों हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, गूगल वीडियो प्लेयर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का हमारा ए, गूगल अर्थ जो है वो मतलब
तीन आयामी तरीके की किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है कौन? गूगल अर्थ। तो 48 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर में कहा गया है कि एम्पियर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? प्रकाश की तीव्रता है, या फिर दोस्तों विद्युत प्रवाह है, या विद्युत आवेश है, या फिर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह। एम्पियर की एसआई इकाई दोस्तों क्या है? विद्युत प्रवाह। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन। तो दोस्तों B6 विटामिन B6 का दूसरा नाम है दोस्तों हमारा पायरिडॉक्सिन, यानी कि 50 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट होगा। 51 नंबर देखेंगे, और 51 नंबर में हमारा दिया गया है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल। तो भोपाल हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर। 51 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 51 के बाद दोस्तों हम लोग 52 नंबर देखेंगे, और 52 नंबर में कहा है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? किसकी दोस्तों? इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? वो है हेनरी मोसले हैं, या पियरे क्यूरी हैं, या सेटियागो रेमोन हैं, या लुइस अल्वारेज हैं। तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि लुइस अल्वारेज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो इरिडियम परत है ये एक रासायनिक तत्व भी है दोस्तों। इरिडियम परत जो है वो एक रासायनिक तत्व भी है। इसकी खोज करने वाले दोस्तों कौन है? लुइस अल्वारेज हैं, यानी कि 52 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 53 नंबर पे आएंगे दोस्तों, और 53 नंबर हमारा दिया गया है कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? दोस्तों चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा, सोनभद्र। दोस्तों श्रावस्ती हमारा है जो यूपी का जिला है, मतलब यूपी का हमारा क्या है? जिला है जो राज्य की जीडीपी में सबसे न्यूनतम योगदान दिया है। 53 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट होगा। 54 नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों। 54 नंबर हमारा दिया गया कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, या फिर दोस्तों मालदीव। तो मालदीव हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो उस देश का नाम बताइए, यानी कि वो मालदीव देश है जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो वो है मालदीव। 54 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। 54 के बाद अगर दोस्तों हम 55 नंबर देखें तो 55 का हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? कौन से दोस्तों? कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है द थ्री मस्केटियर्स, यानी कि 55 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों बात की जाए द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है मार्क ट्वेन ने। दोस्तों कौन लिखे हैं? मार्क ट्वेन हम ये लिख दिए हैं दोस्तों। तो अगर इस पुस्तक की बात कर ली जाए द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, इसको लिखा है दोस्तों मार्क ट्वेन ने। अगर द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसके अगर लेखक की बात की जाए दोस्तों तो इसके लेखक है एडवर्ड गिब्बन। यहाँ पे एडवर्ड गिब्बन दोस्तों, एडवर्ड गिब्बन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसके। और द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके अगर लेखक की बात की जाए तो ये है अर्नेस्ट हेमिंगवे दोस्तों ये है इसके। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई द थ्री
मस्केटियर्स, यानी कि 55 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या 27 जुलाई। तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा 27 जुलाई। 27 जुलाई 1939 की इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 27 जुलाई और 1939 इसका स्टार्टिंग था दोस्तों, सन 1939 था, और 27 जुलाई इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 56 के बाद दोस्तों हम लोग 57 नंबर, और 57 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 2018 से 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। एच.एल. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, पिनाकी चंद्र घोष। तो 57 का हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, एच.एल. दत्तू। 2018-19 में के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, एच.एल. दत्तू थे। अगर वर्तमान की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो ये वर्तमान जो हमारे हैं वो हो जाएंगे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। कौन हो जाएंगे दोस्तों, अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर दोस्तों पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु। तो 59 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी के साथ, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन को भेजा गया था, भारत सरकार की संरचना में सुधार हेतु दोस्तों। ठीक है, 59 का हमारा सी के साथ यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है दोस्तों। अब प्रथम कंप्यूटर वायरस आई लव यू, ब्लास्टर, सैसर और ये क्रीपर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का हमारा हो जाएगा डी, प्रथम कंप्यूटर वायरस हमारा क्रीपर है दोस्तों। क्या है, क्रीपर। अब दोस्तों वर्ष 1971 में बॉब थॉमस ने इसको निर्मित किया था। वर्ष 1971 में बॉब थॉमस नाम के जो व्यक्ति थे, बॉब थॉमस नामक व्यक्ति इसको निर्मित किए थे, यानी कि इसको निर्मित किए थे। किसको निर्मित किए थे दोस्तों, कंप्यूटर के प्रथम वायरस को, कंप्यूटर के प्रथम वायरस को निर्मित किया, ये बात थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे 60 के बाद हम लोग 61 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है, वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 61 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है दोस्तों, तो ये 1944 में लिखी गई है। कब लिखी गई है दोस्तों, 1944 हमारे इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 61 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और स्कॉट मॉरिसन। दोस्तों ये किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था, तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐसा किया है। तो ये कुल मिला के 62 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक चला, तो वो चला है दोस्तों हमारा 1914 से लेकर के 1914 से लेकर के कितना 1918 तक चला है, 1918 तक चला है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग 62 के बाद 63 नंबर, और 63 नंबर हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए
पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? खेल के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या फोटोग्राफी के क्षेत्र में? दोस्तों कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार, वो दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 63 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 64 नंबर देखेंगे। 64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूपीजेड ए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है? यूपीजेड ए और दोस्तों क्या है? एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जेड से दोस्तों जमींदारी और ए से उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 64 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उत्तर प्रदेश सरकार है, संघ लोक सेवा आयोग है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है? तो 65 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार है, जो कि जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि 65 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर, और 66 नंबर में कहा है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत या फिर दोस्तों रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय? तो 66 का हमारा हो जाएगा ए, गृह मंत्रालय, यानी 66 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 66 के बाद 67 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? एच.एल. दत्तू हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, जयदीप गोविंद हैं, ज्ञानेश्वर मनोहर पुले हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। 67 का हो जाएगा सी, यहाँ पे जयदीप गोविंद। राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें महासचिव कौन थे दोस्तों? 15वें महासचिव हमारे कौन है दोस्तों? जयदीप गोविंद। 67 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 68 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए है? दोस्तों अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्की है या क्रोएशिया है? तो 68 का हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, अफगानिस्तान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब दोस्तों अगर कहा जाए इसे हिंदी में अधिमान्य व्यापार समझौता भी कहते हैं, यानी कि जो ये प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये शॉर्ट में इसको पीटीए बोला जाता है। अगर इसको हिंदी में बात की जाए दोस्तों तो इसको हिंदी में अधिमान्य व्यापार समझौता कहते हैं। यह समझौता व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित होता है दोस्तों। तो ये किसके साथ भारत, मतलब ये एकमात्र देश कौन सा जिसके साथ भारत का प्रचलित हुआ था दोस्तों? तो वो है हमारा अफगानिस्तान, यानी 68 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 69 नंबर। यहाँ पे दिया गया 69 नंबर पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरियन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया? तो 69 का हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, द ओरियन, यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य द ओरियन हो जाएगा, यानी 69 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर पे कहा है कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने या फिर दोस्तों पाकिस्तान ने? तो 70 का हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सी, मालदीव ने। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है दोस्तों हमारा मालदीव। मालदीव हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सन की अगर बात कर ली जाए तो कौन सा सन था दोस्तों? 2019 में मालदीव के साथ हस्ताक्षर किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया जाता है? तो योग का वर्णन दोस्तों ऋग्वेद में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? ऋग्वेद में। 71 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया सूची फर्स्ट में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची सेकंड में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण कराया है। तो लाल किला अगर देखें तो लाल किला का निर्माण दोस्तों हमारा राजा धीराज शाहजहां ने कराया था, यानी कि ये ए का हमारा हो गया यहाँ पे सेकंड। फिर आगे देखेंगे चार मीनार, दोस्तों चार मीनार का जो निर्माण करवाया था तो ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी कि बी का हमारा हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा दोस्तों थर्ड, और सी का अगर देखा जाए तो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, यानी कि लाल बाग का निर्माण सुल्तान हैदर अली ने कराया था। फिर से एक बार, लाल किला का दोस्तों निर्माण किसने कराया था? राजा धीराज शाहजहां ने, और चार मीनार का मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, और लाल बाग का सुल्तान हैदर अली ने। ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, ऐसा ऑप्शन हमारा ए पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों 72 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर में दिया गया है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? दोस्तों 7 मुख्य निकाय या समितियां हैं, या दोस्तों 8 या 6 या फिर दोस्तों 5। तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, 6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो थी दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में हुई। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, 24 ये अक्टूबर है दोस्तों, ठीक है, 24 अक्टूबर, OCTOBER, ठीक है, अक्टूबर। तो यहाँ पे दोस्तों 73 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपकी कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इनका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी राय या सुझाव वहां भी दे सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय या सुझाव छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। और 74 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सीमा के लिए है? बनबसा के लिए है, काला पानी के लिए है, जोगबनी के लिए है, या रुपई डीहा के लिए है? किसके भारत और नेपाल के मध्य विवाद दोस्तों किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो वो है दोस्तों काला पानी के लिए। 74 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 75 देखेंगे दोस्तों, और आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन भी हमारा ये होगा। कहा गया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट, स्वाधार गृह। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार दोस्तों ये आयुष्मान भारत योजना का इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये हमारा कह रहा है ना संदर्भ में गलत है दोस्तों, गलत का पूछा तो आयुष्मान भारत योजना हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। यह भारत सरकार की योजना है। अगर इसकी बात की जाए आयुष्मान भारत की, तो यह भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। कौन सी योजना दोस्तों? आयुष्मान भारत योजना, ये भारत सरकार की योजना है। और दूसरी बात अगर दोस्तों की जाए तो यहाँ पे कहा है कि भारत सरकार की योजना है। दूसरा यहाँ पे अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, यानी कि आयुष्मान भारत की स्थापना नहीं, मतलब ये आयुष्मान भारत की योजना कब से स्टार्ट की गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आयुष्मान भारत की 1 अप्रैल 2018 से भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का काम मतलब इसमें जारी किया 1 अप्रैल 2018 से। तो ये था दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा, और दोस्तों की आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय या सुझाव
कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।